to you by Biz Analyst. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। सुनील भट्ट, यू वर द विक्टिम ऑफ दिस ट्रेजेडी। आपके क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहे, अगर आप शेयर करना चाहें, और एक जर्नलिस्ट के तौर पर आप इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं? नमस्कार सौरभ, और ललन टॉप के देखने वाले सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सौरभ, चूंकि आज हम इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, तो इसी से साबित होता है कि जो फिल्म आई है द कश्मीर फाइल्स, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। अगर ये फिल्म नहीं आती, देश में इतनी जागरूकता पैदा नहीं होती, हो सकता है आज हम इस मुद्दे पर बहस भी नहीं कर रहे होते। तो जो सबसे अहम जो एक इम्पैक्ट हुआ है, असर हुआ है कि आज देश में जागरूकता पैदा हुई है विस्थापित कश्मीरी पंडितों की पीड़ा के ऊपर। क्योंकि जैसे कि मेरी मुलाकात मेरे गैर कश्मीरी दोस्तों से होती है, मैं अपने उनको अनुभव बताता हूं कि ऐसा हुआ था, सुनने में सुना जाता है, थोड़ी सहानुभूति प्रकट की जाती है। लेकिन इस फिल्म के माध्यम से जब लोगों ने बड़े पर्दे पर देखा इस त्रासदी को, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी पॉलिटिकल करेक्टनेस के, और ये कोई काल्पनिक घटनाएं नहीं है, बिल्कुल ये हुई है, पेड़ों से लोगों को टंगाया गया है। राइस ड्रम का आपने, मुझे लगता है फिल्म जरूर देखी होगी, आपने देखा होगा, बिल्कुल, राइस ड्रम के अंदर उनको मारा जाता है। ये सब रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं और इन्हीं को पर्दे पर दर्शाया गया है। अब सौरभ, आपने कहा कि मेरे व्यक्तिगत अनुभव क्या है। देखिए, मेरे अनुभव जो मैं आपको अभी साझा करूंगा, ये केवल मेरे नहीं है, ऐसे हजारों लाखों कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों के। देखिए, मैं अनंतनाग के एक छोटे से गांव से आता हूं। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी किसान थे, सरकारी नौकरी भी करते थे। हम एक किसान के परिवार से आते थे और एक सामान्य जिंदगी जीते थे। लेकिन कश्मीर में हमेशा से, अगर हम कहते हैं कि अलगाववाद 80 के दशक से शुरू होने लगा, लेकिन जितना मैंने अपने दादाजी से सुना था कि ये बेशक अपने चरम पर 80 के दशक से आते आते हुआ, लेकिन अलगाववाद हमेशा कश्मीर घाटी में था, कभी एक रूप में, कभी दूसरे रूप में। लेकिन जिस प्रकार से 1986 में, मैं 90 की बात नहीं कर रहा हूं, 1986 की बात कर रहा हूं, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में चरणबद्ध तरीके से एक एक मंदिर को निशाना बनाया गया, कश्मीरी पंडित समुदाय की संपत्ति को निशाना बनाया गया, हमारे मंदिरों को जलाया गया, और उसकी किसी ने सुनवाई नहीं की कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, किन लोगों ने किया। ये 1986 की मैं बात कर रहा हूं, मैं अभी 1990 तक नहीं पहुंचा हूं। और जैसे ही समय बीतता है, 1987, 1988, और जब तक 1990 आता है, कश्मीरी पंडित समुदाय अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रहा था। प्रशासन पूरी तरह पैरालाइज हो चुका था। मैं हमेशा हर किसी को कहता हूं कि जो जगमोहन साहब ने किताब लिखी है, माय फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, अगर किसी को जम्मू कश्मीर के बारे में 80 के दशक, 90 के दशक में जानना है, तो उससे बेहतर कोई किताब नहीं है। पूरा डॉक्यूमेंटेड है, एक फैक्ट से लेकर फैक्ट। अब मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव के बारे में बताता हूं। मुझे याद है कि मैं 4 वर्ष का था, 3 से 4 वर्ष का, उतनी ज्यादा याददाश्त नहीं है, लेकिन जितनी, क्योंकि स्थिति इतनी भयानक थी कि वो मेरे दिमाग में आज तक वो चीजें अभी भी मुझे याद है कि हमारे मकान के बाहर लोगों के हजूम आते थे, पथराव करते थे, गालियां देते थे, और जो नारे लगाए जाते थे, आपने भी उन नारों के बारे में सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा कि किस प्रकार के नारे होते थे कि यहाँ क्या चलेगा, निजामे मुस्तफा, अजगस कशीर बट और उस्ती बटने उसान, यानी कि हमें कश्मीरी पंडित जो पुरुष हैं उनके बगैर चाहिए, लेकिन महिलाओं को उनको यही रखना होगा। ऐसे मतलब जहरीले जो भाषण थे, जहरीले जो नारे लगाए जा रहे थे, हमारे मकानों पर पथराव किया जा रहा था और गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी, और हम अपने आप को काफी असहाय महसूस कर रहे थे। पथराव होता था हमारे मकानों पर और पूरी रात हम जगे रहते थे। मुझे आज भी याद है कि हमारा सारा परिवार रात भर जगा रहता था। हमें ये नहीं पता होता था कब किस तरफ से लोग आए और हम पर हमला करे। कभी हम खेत में, एक रात तो हमने खेत में गुजारी थी, अपने गांव का मैं आपको बता रहा हूँ, खेत में हम छिपकर बैठे थे कि कहीं मकान पर हमला ना हो जाए। और रात को हम मकान की जो लाइट है वो बंद किया करके रखा करते थे, और बाहर से ताला लगा के रखा करके फिर खिड़की से दूसरा व्यक्ति अंदर आता, ताकि अगर कोई आए भी उसको लगे कि ये यहाँ पर है नहीं, ये शायद निकल गए। तो स्थिति इतनी भयावह हो गई थी, आतंकवादी सरेआम घूम रहे थे, और हमारे जिले में भी, अनंतनाग में भी कई जो प्रख्यात, जो विख्यात कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हैं, उनकी हत्याएं हुई, जिससे पूरा समाज भयभीत हुआ। और मैं आपको बताता हूँ सौरभ की, हमारे गांव में मतलब
हमारे कई जो मुस्लिम परिवार काफी हम उनके वो हमारे दोस्त भी थे। मेरे पिताजी के एक मुस्लिम दोस्त, एक सबसे करीबी मुस्लिम दोस्त थे, और अगर मैं सच कहूं इस समय सबसे ज्यादा भरोसा वो उन पर करते थे। तो उनको वो कहते थे कि भट्ट साहब आप चिंता मत कीजिए, जब तक मैं जिंदा हूं आप पर कोई हाथ नहीं लगाएगा, आप पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, ये उनका कथन था। तो एक आश्वासन उन्होंने दिया था कि आप चिंता मत कीजिए, जब तक मैं जिंदा हूं आपके मकान पर कोई हाथ नहीं लगाएगा, आपके जान माल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन जिस प्रकार रातों मतलब कई दिनों तक, कई रातों तक हमारे मकानों पर पथराव होता रहा, एक दिन वो स्वयं आए, फूट फूट कर रोने लग गए, कहने लग गए कि कश्मीरी हिंदुओं के लिए स्थिति अब रहने लायक नहीं है, यहां पर कट्टर इस्लामिक जो नीतियां हैं वो अपने चरम पर आ चुकी है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एंगल भी है, और जो कट्टरपंथी जो संगठन है उनका वर्चस्व कायम हो चुका है। जैसे मैं कह रहा था कि यहां क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा, कश्मीर में अगर रहना होगा अल्लाह अकबर कहना होगा, ए जालिमो ए काफिरो कश्मीर हमारा छोड़ दो, इस तरह के नारे होते थे, इस तरह के जहरीले भाषण होते थे। मेरे पिताजी एक बार अपने दफ्तर से घर आ रहे थे, टांगे में आए, वो टांगे में बैठकर आए, क्योंकि उन दिनों टांगा काफी प्रचलित होता था, गांव में ज्यादातर टांगे ही चलते थे। टांगे में बैठकर आए तो उस टांगे में 3-4 मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग थे, उनको लगा शायद ये भी मुस्लिम कम्युनिटी के ही हैं। तो जिस तरह की उधर बातें हुई कि अब तो हम पंडितों का सफाया करने जा रहे हैं, उनको यहां से बाहर कर रहे हैं, और इधर तो अब अपना पाकिस्तान बनने जा रहा है। तो मेरे पिताजी इतने भयभीत हो गए कि वो आधे रास्ते ही उतर गए टांगे से। उनको लगा कहीं अगर इनको गलती से भी पता लग गया कि मैं कश्मीरी पंडित हूं, शायद कहीं मेरी हत्या ना कर दे। तो आधे रास्ते वो, बीच रास्ते वो टांगे से उतर आते हैं, और वो किसी तरह खेत खलियानों से छिपकर किसी तरह घर पहुंचते हैं, और काफी भयभीत रहते हैं। और हद तो तब होगी जब हमारे घर के बिल्कुल आंगन के पास भी आतंकवादी आए और वहां गोलियां चलने लग गई। और फिर जिस तरह से हमारे जिले में भी हत्याएं हुई, हम भी काफी भयभीत हुए, और हमें भी जो है कश्मीर घाटी छोड़नी पड़ी। मुझे आज भी याद है जिस दिन हम जिस किसी तरह रात के अंधेरे में, मुझे 3 बजे के आसपास मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी कहीं से एक ट्रक का जो है इंतजाम करते हैं, और सुबह तड़के 4 बजे हम निकलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भीड़ रात भर घूमती थी, आतंकवादी घूमते थे। जब ट्रक का वो इंतजाम हुआ, किसी तरह ट्रक में हम कितना सामान ले जाते हैं। लेकिन सौरभ मैं आपको बताता हूं, ये व्यथा है, मतलब पूरे देश को ये सुनना चाहिए, उसी दिन हमारी गाय ने बछड़े को जन्म दिया था। और गाय एक कश्मीरी पंडित परिवार के लिए एक पालतू पशु नहीं होता है, बल्कि हम उसको मां मानते हैं, बिल्कुल मां की तरह मानते हैं। और उस समय हमें ये नहीं पता था कि हम कहां जा रहे हैं, कहां शरण लेने जा रहे हैं, हमारा क्या होगा, हम कैसे जिएंगे। लेकिन मेरे पिताजी ने उस गाय को भी वहां नहीं छोड़ा, उस गाय को भी हमने ट्रक में बिठाया, उस बछड़े को भी ट्रक में बिठाया, क्योंकि हमें पूरा शक था कि अगर गलती से इस गाय को किसी कट्टरपंथी ने उसकी हत्या कर दी तो गौ हत्या का एक पाप भी हमें हमारे सर पे रहेगा। तो हमने बोला जो हमारा हाल होगा हम अपनी गाय को अपने साथ लेकर आएंगे। गाय को, बछड़े को उस ट्रक में बिठाया। मेरे ननिहाल के लोग, मेरे नाना जी, मेरे मामा जी, मेरे चाचा जी, किसी तरह मुझे याद है कि जब ट्रक अपने हम ननिहाल की तरफ लेके जा रहे थे, उसको हमने दूर पीछे ही छिपा के रखा। मेरे पिताजी जैसे तैसे सुबह तकरीबन 4:30 पौने 5 के आसपास धीमे धीमे कदमों के साथ मेरे नाना जी के घर पहुंचते हैं। दरवाजे पर वो खटखटाते हैं, लेकिन दरवाजे से कोई जवाब नहीं दे रहा। वो उनको बोल रहे हैं कि दरवाजा खोलिए। मेरे नाना जी का परिवार इतना भयभीत था कि उनको लगा पता नहीं कहीं आतंकवादी तो नहीं आ रहे। फिर उन्हें जोर से खिड़की से चिल्लाया कि मैं हूं, दरवाजा खोलिए, मैं हूं। फिर मेरे छोटे मामा जी आते हैं, वो दरवाजा खोलते हैं, और मेरे नाना जी आते हैं, वो फूट फूट कर रोते हैं और मेरे पिताजी को गले लगाते हैं, कहते हैं मुझे माफ कर देना, मेरे मन में ऐसे ख्याल आए थे तुम्हारे लिए, मुझे उसके लिए माफ कर देना। तो मेरे पिताजी उनसे पूछते हैं कि क्या ख्याल आए थे, क्या, क्यों आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे? उन्होंने कहा कि मुझे लगा जिस तरह इस समय जो हालात हैं, मुझे कहीं लगा तुम मुझे भूल जाओगे, तुम सिर्फ अपनी जान बचाकर भाग जाओगे, निकल जाओगे और मुझे यहीं छोड़ दोगे। सौरभ आप समझ सकते हैं कि उस समय रिश्तों में भी इतनी जो हमारे में कश्मीरी पंडित परिवारों में आपके कई दोस्त भी होंगे कश्मीरी पंडित, आपको पता होगा कि कश्मीरी पंडित जो है एक दूसरे से काफी जुड़े हुए होते हैं इमोशनली, रिश्तेदार। अगर हमारे कोई दूर के भी चाचा हो, दूर के भी मामा हो, हमको कभी नहीं कहते कि दूर के, हम कहते हैं मेरे मामा है, ये मेरे चाचा है। तो इतनी निकटता, इतनी मिठास हमारे रिश्तेदारियों में है।
तो मेरे नाना जी फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें बोला कि मेरे मन में ऐसा ही बुरा ख्याल आ गया, कहीं तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जा रहे। फिर हमने उनको भी बिठाया, मामा जी को बिठाया, और जितने हमारे रिश्तेदार उस ट्रक में आ सकते थे। आपने फिल्म में देखा होगा उस ट्रक का सीन, बिल्कुल जब वो सीन चल रहा था मैं सिनेमा हॉल में खुद स्वयं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि मेरे को अपना समय याद आया। क्योंकि इसी प्रकार से 20-25 लोग हम ट्रक में बैठे थे, और सामान क्या लेकर आते, कुछ भी नहीं, खाली हाथ वहां से निकल कर आए हम। और बाद में हम जैसे बनिहाल टनल क्रॉस करते हैं तो जान में जान आती है, क्योंकि टनल तक भी हमारे धड़कने जो है ऐसे लग रहा था कि पता नहीं किस तरफ से कोई हजूम आ जाए हमें मार दे। बनिहाल टनल जैसे क्रॉस करते हैं तो थोड़ा जान में जान आती है। और धीरे धीरे आखिरकार जब हम जम्मू के कैंप में पहुंचते हैं, नगरोटा में पहुंचते हैं, और देखते हैं सन्नाटा है और कुछ टेंट लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ परिवार पहले से आए हुए थे। टेंटों का वहां पर हजूम था। जैसे तैसे हम ट्रक से उतरे, अपनी गाय को उतारा, गाय के बछड़े को उतारा, और जो कुछ बचा कुचा सामान जो थोड़ा बहुत हम लेकर आते, ट्रक में कितना सामान आ सकता था। एक पेड़ है, वो नगरोटा में वो पेड़ है, उस पेड़ के नीचे हम बैठने लगे। मैं आज भी सौरभ कभी कभार उस पेड़ के पास जाता हूं, वहां पर थोड़ी देर बैठता हूं, क्योंकि मुझे याद है कि उस पेड़ के नीचे मैंने शरण ली थी, मेरे परिवार ने शरण ली थी, मेरे ननिहाल ने, मेरे ताया जी ने, मेरे चाचा जी ने, मेरे बुआ जी ने, उस पेड़ के नीचे। और कई घंटों तक हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब हमें कोई टेंट अलॉट होगा। तो कई घंटों तक हम प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरी माता जी, उसका रो रो कर बुरा हाल था, पिताजी एक तरफ से रो रहे हैं, हम सब रो रहे थे, बिलक रहे थे, और टेंट का कुछ अता पता नहीं कि आखिर टेंट कब अलॉट होगा। धीरे धीरे देखते हैं हम कि रात भी गुजर जाती है, और किसी ने कुछ खाया नहीं होता, सब भूखे होते हैं। क्योंकि मैं उस समय केवल 4-4.5 वर्ष का था। मैं रोने लग गया। मैंने कहा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। कश्मीरी में मैंने कहा, मैंने अपने पिताजी को कहा, मेरे बुआ को कहा, जैसा एक बच्चा जिद करता है माँ बाप से। तो मेरे पिताजी रो रहे हैं, मेरी माता जी रो रही। मेरी बुआ थी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बोला आ मेरे साथ। वो देखने लगी दाएं बाएं, कहाँ इसको खाना खिलाएं, कौन खिलाए। फिर एक परिवार था, वो कुपवाड़ा जिले से थे, वो हमसे 1 हफ्ता पहले आए थे। तो मेरी बुआ ने उनसे कहा कि नमस्कार, आपने आज क्या इस समय खाना बनाया है? तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में 10 लोग हैं, हम इसी टेंट में रह रहे हैं, लेकिन खाना मुश्किल से 6 या 7 लोगों के लिए बना है। तो लेकिन हम कोशिश करते। मेरी बुआ कहती ये सुबह से भूखा है, रात से भूखा है, इसको कई घंटे हो गए, इसको खाना खिला दीजिए, हमें मत खिलाइए, लेकिन इसको खाना खिला दीजिए। तो जैसे तैसे वो परिवार ने कुछ चावल बनाए थे और साग बनाया था, जो कि कश्मीरी पंडित परिवारों में आमतौर पर बनाया जाता है, हाक। तो एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी में मैंने वो चावल और थोड़ा हाक खाया, और मेरा पूरा परिवार भूखे रहा। और अगले दिन हमें टेंट अलॉट होता है। धीरे धीरे फिर हमने टेंट में खंबा लगाया, टेंट लगाया। और मेरे माता पिता ये सोच रहे थे कि 48 घंटे पहले हम अपने एक आलीशान मकान में थे, पूर्वजों की भूमि में थे, हमारे सेब के बाग थे, हमारे खेत थे, खलियान थे, ये हमारे साथ क्या हुआ। और भविष्य अंधकारमय लग रहा था कि आखिर होगा क्या, अब जिंदगी का क्या होगा। ना सामान है, ना पैसे हैं, ना कुछ है, ना ये पता है कि शाम को कौन खाना देगा, सुबह कौन खिलाएगा, क्या होगा। तो इस तरह का जो ट्रेजेडी है वो हम सब ने देखा है। लेकिन सौरभ, मैं ये एक चीज बड़े गर्व के साथ कहता हूं, ये केवल मैं अपने बारे में नहीं कहता हूं, समूचे कश्मीरी पंडित समुदाय के बारे में कहता हूं। हमें गर्व है अपने माता पिता पर, जिन्होंने इतनी यातनाएं सही, इतनी प्रताड़ना सही, और कभी भी ये नहीं किया कि हमारी शिक्षा पर कोई आंच आए। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हमें अच्छी शिक्षा मिले, संस्कारों की भी और एकेडमिक शिक्षा भी। और आज सौरभ, आपके भी कश्मीरी पंडित कई मित्र होंगे। आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों में कितने उच्च पदों पर है, किसी की सहायता से नहीं, किसी की सहानुभूति से नहीं, अपने परिश्रम के बल पर, अपने प्रतिभा के बल पर। और आज हमारा लोहा पूरी दुनिया मानती है। अगर और किसी समाज के साथ ये त्रासदी हुई होती, मुझे नहीं लगता कि वो अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हुआ होता। आज हम गर्व से डंके की चोट पर अपनी बात रखते हैं और अपने अधिकारों की बात रखते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि ये तो, क्योंकि मैंने सौरभ खुद देखा है, दिल्ली में जब मैं पढ़ रहा था, मैं लटियंस दिल्ली के बड़े बड़े जो केंद्र है, इंडिया हैबिटेट सेंटर, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, बड़े बड़े बुद्धिजीवी आते थे, जाने माने लोग आते थे। वहां पर तर्क होता था, वहां पर विचार विमर्श होता था, चर्चा होती थी जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर। लेकिन कश्मीरी पंडित का कहीं नाम ही नहीं आता था। और जैसे ही मैं अपना हाथ खड़ा करता था, हाथ उठाता था और मेरे को बोलने का अवसर मिलता था, जैसे ही मैं बात करता था,
अगर उस सभागार में 100 या 150 लोग बैठे हैं, एकदम से सबकी निगाहें मेरी तरफ आ जाती, घूर कर देखने लगते थे। ऐसा लगता था कि जैसे मैंने किसी को गाली दे दी। आखिर मैं क्या कह रहा था कि ये हमारे साथ हुआ है, हमें अपनी पूर्वजों की भूमि से उखाड़ कर फेंक दिया गया है, और हमारा अपराध क्या था? केवल हम भारतीय हैं। हमारा अपराध क्या था कि हम जनेऊ पहनते थे, हम टीका लगाते थे, हम हिंदू थे, हम 5000 साल की जो हमारी जो गौरवमय इतिहास है उसको आगे लेकर आ रहे थे। और सौरभ, ये 1990 में नहीं केवल हुआ, आप इतिहास में जाइए, एक के बाद एक हमारे समुदाय के साथ नरसंहार हुआ है। चाहे सुल्तान सिकंदर बुतशिकन के समय, जो इफ्तिकार खान था औरंगजेब के समय। अब समझिए, कश्मीरी पंडित समुदाय का एक डेलीगेशन आनंदपुर साहब जाता है, गुरु तेग बहादुर से मदद मांगता है। गुरु तेग बहादुर ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया कश्मीरी हिंदू समाज के लिए। बाद में सिख इतिहास कैसे बदला, आपको उससे भली भांति परिचित है। तो कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। कैसे हुआ? दशकों से, सदियों से हम ये झेल रहे हैं, और आज आखिरकार अगर देश को हमारे बारे में जागरूकता हो रही है, हमें काफी प्रसन्नता है। जिस तरह से लोग समर्थन में आ रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। लेकिन सौरभ, एक मैं इसमें बिंदु ऐड करना चाहूंगा अपना वक्तव्य खत्म करने से पहले। इस समय जो वर्तमान की सरकार है, उन्होंने कई जो है बड़े फैसले लिए हैं जम्मू कश्मीर को लेकर। अनुच्छेद 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया। बहुत अच्छे कदम है, बहुत पहले होना चाहिए था। बड़ी इच्छा शक्ति दिखाई है, अच्छे कदम है। लेकिन सौरभ, अब और भी कुछ करने को बाकी है, केवल इसी पर रुकना नहीं होगा। अगर मोदी सरकार कश्मीरी पंडित समुदाय की समस्याओं पर एक्चुअली सिंसियर है, जेन्युइनली सिंसियर है, तो उन्हें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। 32 वर्ष बीत चुके हैं, एक जांच आयोग का गठन होना चाहिए, और उन तमाम लोगों को सजा होनी चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किए। हमें कहा जाता है माइग्रेंट्स का टैग लगाया गया है, जैसे कि हम कोई माइग्रेटरी बर्ड्स है। हम स्वेच्छा से कश्मीर से नहीं आए, हमें जबरन बंदूक की नोक पर अपनी पूर्वजों की भूमि से बाहर कर दिया गया। तो हमें इंटरनली डिस्प्लेस पर्संस का स्टेटस मिलना चाहिए, आंतरिक शरणार्थी का दर्जा, जो कि संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार है। सौरभ,